हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, ये पूरा फुल चैप्टर का नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा फुल चैप्टर हम 2 वीडियोस में देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने आधा चैप्टर कवर कर लिया, आज की इस वीडियो में हम आधा चैप्टर कवर करके हमारे फुल चैप्टर फिनिश कर देंगे। ये हमारा पर्टिकुलरली वीडियो है गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कलबुर्गी वालों के लिए। अगर कोई दूसरा बच्चा भी वीडियो देख रहा है तो उनके लिए भी हेल्पफुल है, तो वो भी देख सकते हैं। ये हमारा चैप्टर है, उसका सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ये चैप्टर नंबर 1 का हमारा पार्ट 2 आज के इस वीडियो में देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको पूरे फुल चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्म में। वो कैसे मिलेगा मैं वहां पर भी बताया था, और मैं कैसे मिलेगा वो आज की इस वीडियो में भी लास्ट में भी बताऊंगा कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। सो चलिए हमारे आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम एक्चुअली में इस वीडियो में पढ़ने क्या जा रहे हैं। जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो सारे टॉपिक्स तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक बार फिर भी कवर कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में एक्चुअली में क्या देखने वाले हैं। जैसे हमारे टॉपिक शुरू हो रहा है 16 टॉपिक से, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में 15 टॉपिक देख लिए, हमारा पार्ट 2 है, तो यहाँ पर 16 टॉपिक से हमारे वीडियो की शुरुआत करेंगे। 16 टॉपिक है पार्टनरशिप मीनिंग, 17 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, 18 है काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, 19th है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, 20th है पार्टनरशिप डिड, 21th है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद 22 है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मीनिंग, 23 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, 24th है एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसके बाद 25th है डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसके बाद 26th टॉपिक रहेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी मीनिंग, 27th रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, 28th एडवांटेजेस ऑफ कंपनी, 29th काइंड्स ऑफ कंपनी एंड 30th डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। ये सारे टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट दोस्तों। हमारा 16th टॉपिक है पार्टनरशिप मीनिंग। सो पार्टनरशिप क्या होता है चलिए देखते हैं। ए पार्टनरशिप बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर 2 or more individuals come together to run a business and share its profits and losses। पार्टनरशिप बिजनेस एक तरह का बिजनेस होता है जहां पर मिनिमम 2 लोग या तो फिर 2 से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं और एक साथ आके एक बिजनेस बनाते हैं, और बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट आ रहा है या तो फिर बिजनेस में जितना भी नुकसान आ रहा है वो दोनों मिलकर ही उठाते हैं दोस्तों। इस तरह के बिजनेस को हम पार्टनरशिप कहते हैं। अगर उसको और अच्छे से समझे तो ये एक तरह का बिजनेस होता है जहां पर मिनिमम 2 लोग साथ में आते हैं, साथ में आके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जितना भी कैपिटल लगता है वो कैपिटल डालते हैं, और कैपिटल से जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, रेवेन्यू से जो भी प्रॉफिट आया दोनों मिलकर बांटते हैं। अगर बिजनेस को लॉस भी आ रहा है तो दोनों मिलकर ही उस लॉस को उठाते हैं। ये लोग मिलकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट में वो सारा लिखा हुआ रहता है कि किसका कितना रोल रहेगा, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कितना कैपिटल डालेगा, ये सारा उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था दोस्तों। सो इस तरह के बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस। उसके बाद हमारा 17th टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको पार्टनरशिप बिजनेस और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। सो चलिए 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है फॉर्मेशन। पार्टनरशिप बिजनेस की फॉर्मेशन होती है एक एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट ओरल बोल के भी बनाया जा सकता है, लेकिन रिटर्न में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। रिटर्न में सब लिखा जाता है कि कितनी कोसे पार्टनर की क्या रोल रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कौन कितना कैपिटल डालेगा और कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, ये सारा उस एग्रीमेंट में लिख के बिजनेस का शुरुआत की जाती है। सेकंड है लायबिलिटी। अब जिम्मेदारी यहां पर पार्टनर्स की अनलिमिटेड जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि अगर बिजनेस डेब्ट में चला गया, बिजनेस बंद होने जा रहा है, तो यहां पर पार्टनर के पर्सनल एसेट्स, उनके पर्सनल एसेट्स बेच के खर्चे चुकाने होते हैं। सो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। थर्ड है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग यानी दूसरे बिजनेस में जैसा रिस्क उठाना रहता है, इसमें भी वैसा रिस्क उठाने का रहता है। अगर रिस्क उठाने के चक्कर में अगर लॉस भी आ गया तो पार्टनर को ही उस लॉस को बियर करना पड़ेगा। फोर्थ है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। जितने भी पार्टनर्स मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो सारे पार्टनर्स का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इक्वल राइट रहता है कि डिसीजन मेकिंग कंट्रोल में कुछ भी डिसीजन लेना है तो सारे पार्टनर की सहमति होनी जरूरी है।
फिफ्थ है कंटिन्यूटी। कोई एक पार्टनर मर गया या तो फिर रिटायर हो गया तो वहां पर बिजनेस वहीं बंद हो जाता है, वहीं पर वो एग्रीमेंट वहां पर खत्म हो जाता है। अगर दूसरे पार्टनर्स को बिजनेस आगे बढ़ाना है तो एक नया एग्रीमेंट बनाना होगा, तो वहां पर बिजनेस आगे बढ़ेगा। पुराने एग्रीमेंट में तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद सिक्स्थ है नंबर ऑफ पार्टनर्स। हमारे इंडिया में अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस चलाना है तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम सिर्फ 50 होने चाहिए। अगर बैंक्स ओपन कर रहे हो पार्टनर्स में तो मैक्सिमम 10 होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद सेवंथ है म्यूचुअल एजेंसी। हर पार्टनर एक बिजनेस में एजेंट का और साथ ही साथ प्रिंसिपल का भी रोल प्ले करता है। अगर कोई एक डिसीजन लिया जा रहा है तो आपसी सहमति ही कहलाई जाएगी उस डिसीजन में। उसके बाद एट्थ है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। जो भी एग्रीमेंट में लिखा गया है कि कौन सा पार्टनर का कितना शेयर रहेगा, उसके हिसाब से अगर प्रॉफिट आया तो उसके हिसाब से ही शेयर मिलेगा सारे पार्टनर्स को। दोस्तों ये थे हमारे 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। उसके बाद हमारा 18th टॉपिक है काइंड्स ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनरशिप बिजनेस में कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। टोटल 5 पार्टनर्स होते हैं, चलिए 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में कैपिटल भी लगाता है और डिसीजन मेकिंग में भी उसका हाथ रहता है, यानी उसका पूरा कंट्रोल रहता है। इस तरह के पार्टनर को हम कहेंगे एक्टिव पार्टनर। उसके बाद सेकंड पार्टनर है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में सिर्फ कैपिटल लगाता है, पैसा लगाता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये सिर्फ पैसा लगाता है, प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट लेने आता है। इस तरह के पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर कहेंगे। थर्ड होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में पैसा भी लगाता है, डिसीजन मेकिंग में भी उसका हाथ रहता है, कंट्रोल रहता है, लेकिन बाहर की पब्लिक को यह पता नहीं रहता है कि ये बिजनेस का पार्टनर है। सिर्फ जो बिजनेस के लोग हैं उनको ही पता रहता है कि ये बिजनेस का पार्टनर है। इस तरह के पार्टनर को हम सीक्रेट पार्टनर कहेंगे। उसके बाद फोर्थ है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर ऐसा पार्टनर रहता है जो बिजनेस में ना कैपिटल डालता है, ना डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल रहता है, लेकिन उसका नाम इस्तेमाल किया जाता है अपने बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, कि पब्लिक को बताया जाता है कि ये हमारा पार्टनर है, ताकि बिजनेस का रेपुटेशन बढ़े, बिजनेस की इमेज बढ़े। और जिसका नाम यूज कर रहे हैं वो परमिशन देता है बिजनेस को कि उसका नाम यूज करे। इस तरह के बिजनेस को हम कहेंगे नॉमिनल पार्टनर। फिफ्थ है पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर बाय स्टॉपल वो पार्टनर होता है जो ना बिजनेस में कैपिटल लगाता है, ना ही बिजनेस में डिसीजन मेकिंग में उसका कंट्रोल रहता है, लेकिन बाहर की पब्लिक को यह पता रहता है कि ये बंदा भी बिजनेस का पार्टनर है। अगर बिजनेस को फाइनेंशियल लॉसेस हो गया, डेब्ट हो गया, तो बाहर की पब्लिक भी इस बंदे को पकड़ सकती है। इस तरह के पार्टनर को हम कहेंगे पार्टनर बाय स्टॉपल। सो ये 5 पार्टनर्स रहते हैं दोस्तों एक पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद हमारा 19th टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन का कैसा प्रोसेस होता है वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करना ही बोल के जरूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं करे तो भी चलेगा, लेकिन आगे जाके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई तो अगर केस करना होगा तो रजिस्ट्रेशन अगर करी हुई अगर बिजनेस रहेगा तो अच्छा रहेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करे हुआ बिजनेस रहेगा तो केस करने में मुश्किलात होती है। सो रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है एक पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। कंपलसरी नहीं है लेकिन कर सकते हैं, तो करेंगे तो इसका प्रोसेस कैसा रहेगा चलिए देखते हैं। फर्स्ट है एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाके एप्लीकेशन भरना होता है। उस एप्लीकेशन में सारे डिटेल्स लिखे हुए थे कि बिजनेस का नाम क्या है, कितने पार्टनर्स है, कितने का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनर्स के नाम, पार्टनर के एड्रेस, पार्टनर के मोबाइल नंबर्स, साथ ही साथ सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर करके वो एप्लीकेशन फॉर्म भर के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास देना पड़ता है। उसके बाद सेकंड है प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ पार्टनरशिप डेड। पार्टनरशिप डेड का प्रिपरेशन करना होता है, प्रिपेयर करके उसे सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। पार्टनरशिप डेड क्या है सर? पार्टनरशिप डेड में सारे पार्टनर्स की क्या रोल रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, और साथ ही साथ कितना कैपिटल लगा रहे हैं और कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये सारा लिखा हुआ होता है पार्टनरशिप डेड के अंदर। वो एक तरह का एग्रीमेंट होता है, ये आपको बनाना होता है, बना के सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। उसके बाद थर्ड है पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। जो पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को अगर आपको एस्टैब्लिश करना है तो कुछ रजिस्ट्रेशन फीस भी लगती है, उसको पे करना होता है सारे पार्टनर्स मिलके। फोर्थ है वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल। जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है वो सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा कि कौन कौन पार्टनर्स है, सारे पार्टनर्स का बैकग्राउंड अच्छा है नहीं, ये सारा वेरीफाई करके वो एक अप्रूवल दे देगा। फिफ्थ है पैन एंड अकाउंट नंबर। जैसे ही अप्रूवल मिल गया, वो जो पार्टनरशिप बिजनेस को क्या होता है
इनकम टैक्स के लिए पैन के लिए अप्लाई करना होता है। पैन के लिए क्यों अप्लाई करना? क्योंकि बिजनेस को टैक्स पे करना होता है। सो टैक्स पे करना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पैन के लिए अप्लाई करना होता है और एक बैंक अकाउंट खोलना होगा, क्योंकि जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होंगे वो अकाउंट में होते हैं। सो इसलिए बैंक अकाउंट भी खोलना होता है। सो ये सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है एक पार्टनरशिप बिजनेस ओपन करने के लिए। आज का 20 टॉपिक है पार्टनरशिप डेड। सो पार्टनरशिप डेड क्या होता है, चलिए समझते हैं। ए पार्टनरशिप डेड इज ए रिटर्न लीगल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स दैट डिफाइंस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप डेड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट्स बाय क्लियरली स्पेसिफाइंग द रोल्स, रिस्पांसिबिलिटीज एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज ऑफ द पार्टनरशिप। सो ये पार्टनरशिप डेड में सारे पार्टनर्स की क्या रोल रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, कौन कितना कैपिटल लाएगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, अगर नया पार्टनर आ रहा है तो उसका प्रोसेस कैसे रहेगा, ये सारा उस पार्टनरशिप डेड में लिखा हुआ रहता है। अगर ये सारा उसमें क्लियरली लिखा गया तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा नहीं होगी, लड़ाइयां भी नहीं हो सकते। अगर पार्टनरशिप डेड ये डॉक्यूमेंट बनाए तो, ये एग्रीमेंट बनाए तो दोस्तों, इस तरह के एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डेड कहते हैं। यानी पार्टनरशिप डेड एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर सारे पार्टनर्स के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, ये सारा लिखा होता है उस एग्रीमेंट के। इस तरह के एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डेड। उसके बाद हमारा 21वां टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, चलिए देखते हैं। A limited liability partnership is a hybrid business structure that combines the benefits of a partnership and a company. Limited liability partnership ये एक तरह का बिजनेस है जहां पर इस बिजनेस में दोनों चीजों के बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे पार्टनरशिप के भी बेनिफिट्स मिलते हैं इस बिजनेस में और कंपनी के भी बेनिफिट्स मिलते हैं इस बिजनेस में। सो इस तरह के बिजनेस को हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहेंगे। It allows partners to enjoy limited liability, meaning their personal assets are not at a risk of firm's debt. यहां पर इस तरह के बिजनेस को पार्टनर्स के पास यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में मैंने कहा था पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी अनलिमिटेड होती है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी यहां पर पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। क्यों? कंपनी के, जैसे मैंने कहा, कंपनी के बेनिफिट्स भी यहां पर पार्टनरशिप में मिलेंगे। सो कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, इसलिए यहां पर भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। LLPs आर गवर्न्ड बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इन इंडिया एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसे मैनेज करता है, उसे गवर्न करता है और इस बिजनेस को रजिस्टर्ड करना होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी इस तरह के बिजनेस को रजिस्टर्ड करना होता है दोस्तों। सो इस तरह के बिजनेस को हम कहेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर शॉर्ट में कहूं तो ये एक तरह का बिजनेस होता है जो बिजनेस में दोनों के बेनिफिट्स मिलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के और कंपनी के। पार्टनरशिप के बिजनेस के जो बेनिफिट्स थे वो तो मिलेंगे और साथ में जो कंपनी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में होती थी लेकिन कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी पार्टनर्स की यहां पर जिम्मेदारी लिमिटेड होती है। इस तरह के बिजनेस को हम कहेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। समझ गए दोस्तों? 22 टॉपिक है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मीनिंग। सो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, चलिए डिटेल में समझते हैं। It refers to a form of business organization and carried by the members of Hindu undivided family. So joint Hindu family business एक तरह का बिजनेस होता है जिसको मेन मैनेज या तो फिर इस तरह के बिजनेस को चलाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स। यानी जो फैमिली, फर्स्ट तो ये हिंदू फैमिली ये बिजनेस चलाती है और हिंदू फैमिली में जो फैमिली अनडिवाइडेड फैमिली है, यानी फैमिली के सारे मेंबर्स, अब जैसे दादा है, दादा के सारे बेटे, जैसे बड़े पापा, छोटे पापा, चाचा, सारे लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। सो ये एक साथ मिलकर इस तरह के बिजनेस को चलाते हैं। सो इस बिजनेस को कहा जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ, और ये जो बिजनेस है उसको मेन चलाया जाता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके जो हिंदू लॉ में लिखे गए हैं। द बिजनेस इज कंट्रोल बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड कर्ता। और इस बिजनेस को मेन कंट्रोल करता है फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर। अब जैसे फैमिली में सबसे बड़े मेंबर दादा रहते हैं, सो दादा ही इस बिजनेस को मैनेज करते हैं, इस बिजनेस को कंट्रोल करते हैं और उस बड़े मेंबर को बिजनेस में हम
कर्ता बोल के कहते हैं। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज अ को-पर्सनर्स। और जो फैमिली में दूसरे मेंबर्स रहते हैं जिनका उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी के ऊपर जितना अधिकार है उतना ही ओनरशिप इस तरह के बिजनेस में रहता है, और जो मेंबर्स रहते हैं उसको हम को-पर्सनर कहते हैं। दोस्तों समझ गए? यहां पर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसको मेन मैनेज करते हैं, जिसको मेन कंट्रोल करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स, और इसको मेन चलाया जाता है हिंदू लॉ के हिसाब से। और जो सबसे बड़ा मेंबर फैमिली में रहता है वो सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है और उसे हम कर्ता कहते हैं। और जो दूसरे मेंबर्स रहते हैं उनकी भी इक्वल ओनरशिप रहती है बिजनेस में और उन्हें हम को-पर्सनर्स कहते हैं। दोस्तों समझ गए दोस्तों जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग? सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए दोस्तों 23 टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे चलिए समझते हैं। टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है, वन बाय वन समझेंगे। फर्स्ट है फॉर्मेशन। इस तरह के बिजनेस का फॉर्मेशन लीगल फॉर्मेलिटीज कोई ज्यादा नहीं होती, कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करना नहीं होता है, सिर्फ आपसी सहमति, सारे मेंबर्स के आपसी सहमति से इस बिजनेस को शुरुआत किया जाता है। सेकंड है लायबिलिटी। लायबिलिटी यहां पर कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है और जो दूसरे मेंबर्स है को-पर्सनर्स की लायबिलिटी यहां पर जिम्मेदारी लिमिटेड ही होती है। थर्ड है कंट्रोल। इस बिजनेस को पूरा कंट्रोल करता है कर्ता, दूसरे जो मेंबर्स होते हैं उनकी भी डिसीजन मेकिंग में लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन जो सारा डिसीजन लेना होता है वो कर्ता ही लेता है। फोर्थ है कंटिन्यूटी। अगर कर्ता का डेथ हो गया या तो फिर कर्ता रिटायर हो गया, जो दूसरा जो एल्डेस्ट मेंबर है, अब जैसे दादा रिटायर हो गए, दादा का डेथ हो गया, तो जो दूसरा बड़ा मेंबर जैसे बड़े पापा इस बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, वो कर्ता बन जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ है माइनर मेंबर्स। और जो छोटे बच्चे रहते हैं उस फैमिली में वो भी इस बिजनेस के मेंबर या तो फिर ओनर बन जाते हैं। सिक्स्थ है मेंबरशिप बाय बर्थ। जो भी मेल बच्चे इस फैमिली के अंदर पैदा होते हैं जो जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, वो भी इसके ओनर बर्थ से पैदा होते ही इस बिजनेस के मालिक बन जाते हैं। सेवेंथ है एंसेस्टर प्रॉपर्टी। एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस बिजनेस का कि ये बिजनेस मेन डिपेंड करता है पूर्वजों की प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो प्रॉपर्टी बेच के यहां पर पैसा लगाया जाता है इस तरह के बिजनेस पे। 8 है लिमिटेड मैनेजरियल टैलेंट। अब जैसे मेंबर्स ही इस बिजनेस के ओनर होते हैं तो उनके पास ज्यादा स्किल्स नहीं रहता, ज्यादा डिग्री नहीं रहती, तो इनके पास मैनेज कैसे करना बिजनेस को, ज्यादा रिस्क आया, लॉस आया तो मैनेज करना इनके पास वो एबिलिटीज नहीं रहती है। क्योंकि मेंबर्स के पास अगर मेंबर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहे, ज्यादा स्किल नहीं रहे, तो लायबिलिटी वहां पर मैनेजर एबिलिटी भी उनके पास नहीं रहती है। दोस्तों सो ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली। उसके बाद हमारा 24th टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यानी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या फायदे हैं वो आपको इस टॉपिक में समझाना है। टोटल 5 एडवांटेजेस देखेंगे, चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल। इस तरह के बिजनेस को पूरा कंट्रोल जैसे करता है कर्ता के पास एक्सपीरियंस रहता है, जैसे उसका एज रहता है, उसके साथ एज के साथ साथ उसके पास एक्सपीरियंस रहता है, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से बिजनेस को कंट्रोल करता है। सेकंड है कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस। जैसे मैंने कहा अगर कर्ता का डेथ भी हो गया तो जो दूसरा मेंबर रहता है, जो दूसरा सबसे बड़ा मेंबर रहता है उस फैमिली में, वो बिजनेस को कंटिन्यू करता है, लेकिन यहां पर बिजनेस बंद नहीं होता। थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी जिम्मेदारी अनलिमिटेड होती है और जो दूसरे मेंबर्स आते हैं, जो दूसरे मेंबर्स का जो लायबिलिटी जिम्मेदारी यहां पर सिर्फ लिमिटेड ही होती है, उनको ज्यादा टेंशन लेना नहीं होता बिजनेस में। फोर्थ है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन। लॉयल्टी, भरोसा, ट्रस्ट इस बिजनेस में ज्यादा रहता है क्योंकि इसको मैनेज और कंट्रोल करते हैं फैमिली के मेंबर्स ही, दूसरा बाहर का आदमी नहीं रहता, तो यहां पर ट्रस्ट और लॉयल्टी ज्यादा रहती है इस बिजनेस में। फिफ्थ है मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। जो भी बिजनेस के इंफॉर्मेशन रहते हैं या तो फिर सीक्रेट इंफॉर्मेशन रहते हैं वो मेंबर्स के पास ही रहते हैं, तो बाहर ऐसे इस तरह के इंफॉर्मेशन बाहर कहीं भी जनरल पब्लिक को इस तरह के इंफॉर्मेशन नहीं रहते, सो सीक्रेसी यहां पर मेंटेन रहती है इस तरह के बिजनेस में। ये होगा दोस्तों हमारे 5 एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। उसके बाद हमारा 25th टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यानी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से क्या क्या नुकसान भी होते हैं वो हमें इस टॉपिक में पढ़ाना है। चलिए देखते हैं
फाइव डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेस। अब इस तरह के बिजनेस में रिसोर्सेस बहुत ही लिमिटेड होता है। ये बिजनेस सिर्फ डिपेंड करते हैं अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर पूर्वजों की प्रॉपर्टी लिमिटेड रही तो वहां पर उन्हें कैपिटल बाहर से नहीं मिलता। अब जैसे दूसरे बिजनेस को अगर पैसा चाहिए तो वो शेयर्स इश्यू करते हैं, कैपिटल मिलता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं रहता है। सो लिमिटेड रिसोर्सेस रहते हैं इस बिजनेस में। सेकेंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी, जिम्मेदारी यहां पर अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस कर्जे में डूब रहा है तो उसके पर्सनल एसेट्स बेच के वो कर्जा पूरा करना होता है। थर्ड है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब जैसे पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है तो कर्ता यहां पर क्या करता है, डोमिनेंस करता है कि अपने ही डिसीजन, जो अपने माइंड में डिसीजन रहते हैं वही लेता है, दूसरों से पूछता करता नहीं है। फोर्थ है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। जैसे मैंने कहा इनके पास स्किल्स नहीं रहती है क्योंकि ये सारे मेंबर, सारे ओनर्स सिर्फ फैमिली के ही रहते हैं। बाहर का जो एक्सपर्ट रहता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहां पर मैनेजरियल स्किल लिमिटेड होती है। अगर कोई लॉस हो रहा है, कोई रिस्क आ रहा है तो इन्हें मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद फिफ्थ है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जैसे फैमिली में झगड़े लड़ाई तो आम बात होती है। सो इस तरह के बिजनेस में पूरा जैसे फैमिली गो ऑन करती है, फैमिली मैनेज करती है, तो यहां पर भी लड़ाई झगड़े फैमिली के बीच में होना संभावनाएं रहते हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। तो दोस्तों हमारा 26वां टॉपिक है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, चलिए डिटेल में समझते हैं। एक कंपनी इज ए लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कंपनी क्या होती है, एक लीगल एंटिटी होती है, यानी पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो करते हुए कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट होता है और ग्रुप ऑफ पीपल यानी कुछ लोग मिलते हैं, मिलकर ये कंपनी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए। अब जैसे बिजनेस एक्टिविटीज में क्या होता है, रॉ मटेरियल खरीदना, रॉ मटेरियल खरीद के कंपनी में लाना, उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना और फिनिश गुड्स बना के कस्टमर्स को सेल करना। ये सारे एक्टिविटीज किए जाते हैं ताकि प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी हर कंपनी का उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। अब तक हमने क्या समझा, कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो ग्रुप ऑफ पीपल मिलके बनाते हैं बिजनेस करने के लिए, ताकि मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। इट हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, मीनिंग इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ओन प्रॉपर्टीज। सो कंपनीज क्या होती हैं, एक लीगल एंटिटी होती है, यानी ओनर अलग चीज होती है और ये कंपनी अलग चीज होती है। यानी अब जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी अलग चीज होती है। अब जैसे ओनर अंबानी है, अंबानी अलग होगा और रिलायंस कंपनी अलग होगी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना होगा तो रिलायंस कंपनी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, ना कि अंबानी के नाम पे। सो जो भी प्रॉपर्टी सेल करना है, बेचना है, खरीदना है तो रिलायंस कंपनी के नाम पे होंगे, ना कि ओनर के नाम पे। सो समझ गए दोस्तों कंपनी का मीनिंग। कंपनी क्या होती है, एक लीगल एंटिटी होती है जो कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, जिनका मेन एम होता है बिजनेस करना ताकि उन्हें प्रॉफिट बच सके। और हमेशा याद रख लीजिए कंपनी अलग होती है और ओनर अलग होता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना है, प्रॉपर्टी सेल करना है, बेचना है तो कंपनी के नाम पे होंगी, ना कि ओनर के नाम पे। एग्जांपल के तौर पे मैंने रिलायंस कंपनी का एग्जांपल दे दिया। आई होप यहां तक आपको कंपनी का मीनिंग क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा 27वां टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलिए वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी हमेशा अपने ओनर से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी ओनर अलग चीज और कंपनी अलग चीज। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना है, जो भी प्रॉपर्टी सेल करना है, बेचना है, खरीदना है तो कंपनी के नाम पे होगी, ना कि ओनर के नाम पे। सेकेंड है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के जो ओनर्स रहते हैं यानी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी सिर्फ यहां पर लिमिटेड ही होती है। थर्ड है परपेचुअल सक्सेशन। अगर ओनर या तो फिर शेयर होल्डर्स की डेथ हो गई, रिटायर हो गया, तो वहां पर ओनर चेंज होगा लेकिन कंपनी वैसे के वैसे ही रहती है। ओनर्स आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी हमेशा अलग चीज होती है, तो वो वैसे की वैसे ही रहती है। फोर्थ है कॉमन सील। कंपनी के नाम पे कॉमन सील होती है जो एक ऑफिशियल सिग्नेचर की तरह काम करती है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना है, अगर वो कॉमन सील उस पेपर्स पे रहेगी तो समझ लीजिए वो लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर कंपनी की वो कॉमन सील उस पे नहीं रही तो डॉक्यूमेंट इलीगल कहला जाएगा, कोई कंपनी का वैलिड नहीं होगा। सो एक कॉमन सील एक सिग्नेचर की तरह काम करती है कंपनी में। उसके बाद फिफ्थ है
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो कंपनीज होती हैं कुछ पब्लिक कंपनी जैसे उनके शेयर्स इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो कौन से भी नॉर्मल पब्लिक या तो फिर जनरल पब्लिक, यहां पर कंपनी के शेयर्स खरीद के उसके ओनर भी बन सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ है आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ही ट्रीट किया जाता है क्योंकि एक नॉर्मल जो पर्सन करता है वो सारी चीजें कंपनी भी करती है, जैसे प्रॉपर्टीज खरीदना, बेचना, साइन करना, ये सारी चीजें कंपनी भी करती है, तो उसे एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। सेवेंथ है सेपरेट मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, कंपनी में मैनेजमेंट टीम अलग होती है और ओनरशिप टीम अलग होती है। ओनरशिप टीम कंपनी में पैसा लगाती है, जो पैसा आया उसे प्रॉफिट उठा लेती है और चले जाती है, लेकिन मैनेजमेंट टीम अलग होती है जिसे अपॉइंट करना होता है, वो सारे कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, जैसे मैनेजर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए या तो फिर सीईओ हो गए, ये सारे मैनेजमेंट टीम के अंदर आते हैं। उसके बाद एट्थ है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू डिविडेंड्स, अब जैसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अगर प्रॉफिट मिला कंपनी में तो उनको बांटा जाता है परसेंटेज के हिसाब से, तो उसको उस प्रॉफिट को कहेंगे अब जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसे कहते हैं डिविडेंड। सो डिविडेंड की तरह उन्हें प्रॉफिट बांटा जाता है। सो ये थे हमारे 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। उसके बाद दोस्तों हमारा 28 तो टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कंपनी, यानी कंपनी से क्या क्या फायदा होता है। चलिए अब वो हम डिटेल में समझेंगे, इसके भी 8 पॉइंट्स हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, जो शेयर होल्डर्स या तो फिर ओनर होते हैं कंपनी के, उनकी वहां पर लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड होती है। अगर कंपनी कर्जे में डूब रही है तो कंपनी के प्रॉपर्टीज बेचे जाएंगे, ना कि शेयर होल्डर्स के। सेकेंड है सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी हमेशा ओनर से सेपरेट होती है, जो भी प्रॉपर्टीज बेचना खरीदना हो वो कंपनी के नाम पे होते हैं, ना कि ओनर के नाम पे। उसके बाद थर्ड है इजी इन रेजिंग कैपिटल, अगर कंपनी को पैसे चाहिए तो अपने शेयर्स इशू करती है और वहां से वो पैसे पब्लिक के पास से रेस कर लेती है, कैपिटल रेस करने में यहां पर मुश्किल नहीं होती कंपनी को। फोर्थ है परपेचुअल सक्सेशन, अब जैसे कोई शेयर होल्डर है उसका डेथ हो गया तो फिर वो रिटायर हो गया तो वहां पर कंपनी बंद नहीं होगी, शेयर होल्डर्स या तो फिर ओनर चेंज होते जाएंगे लेकिन कंपनी वहीं की वहीं रहती है। फिफ्थ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो कंपनी के शेयर्स है वो इजीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं पब्लिक के बीच में, यानी पब्लिक उस कंपनी के शेयर्स बेच या खरीद सकती है इजी तौर पे। सिक्स्थ है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो कंपनी को मैनेजमेंट करता है, जो कंपनी को मैनेज करता है उसकी टीम पूरी प्रोफेशनल होती है, यानी उनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज होती है, स्किल्स होता है और एक्सपीरियंस होता है। जैसे मैनेजमेंट टीम में मैनेजर्स आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, एमडी आता है, सीईओ आते हैं, वो उनके पास बहुत ही सारी डिग्रीज होती है, एक्सपीरियंस होता है और स्किल्स होती है। उसके बाद सेवंथ है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जो कंपनी मेन फोकस करती है कि कैसे कंपनी का कॉस्ट कम आए और प्रॉफिट ज्यादा हो, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं इस पे मेन फोकस किया जाता है कंपनी पे, अगर कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ता जाएगा। एट्थ है एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, मोस्ट ऑफ द कंपनीज देख लीजिए उनका एक्सेस ग्लोबल मार्केट में होता है, यानी अगर वो एक कंट्री में ऑपरेट करते हैं तो दूसरे कंट्री में जाके अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दोस्तों ये थे दोस्तों हमारे टोटल 8 एडवांटेजेस ऑफ। उसके बाद हमारा 29th टॉपिक है काइंड्स ऑफ कंपनीज, यानी कंपनीज कितने प्रकार के होते हैं वो हमें इस टॉपिक में समझाना है। टोटल 8 काइंड्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयर सिर्फ प्राइवेट ओनर्स के पास ही होती है, जिसके शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते, इस तरह की कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। सेकेंड है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयर्स कोई सा भी नॉर्मल पर्सन खरीद सकता है और नॉर्मल पर्सन उस कंपनी का ओनर बन सकता है, इस तरह के कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहेंगे। थर्ड है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी ऐसी कंपनी होता है जिसका ओनर सिर्फ वन पर्सन, यानी एक ही पर्सन उसका ओनर रहता है, सारा कंट्रोल भी वो एक ही पर्सन होता है, लेकिन वो भी कंपनी अपने ओनर से सेपरेट लीगल एंटिटी ही होती है। फोर्थ है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो सब्सिडरी कंपनीज में शेयर्स होल्ड करती है, कितने शेयर्स, 51% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करती है, सो इसे हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। फिफ्थ कंपनी है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स 51% या तो फिर उससे ज्यादा दूसरी कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है, इसलिए हम इसे सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। होल्डिंग कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी जिसके शेयर्स
होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है, समझ गए होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी में डिफरेंस। चलिए सिक्स्थ कंपनी है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो दो क्राइटेरिया मीट करती है। पहला क्राइटेरिया, इसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया, रेवेन्यू इसका एक साल में 40 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। उस तरह की कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहेंगे। उसके बाद सेवंथ है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका पूरा बिजनेस एक कंट्री में होता है, लेकिन वो दूसरे कंट्री में जाके बिजनेस करती है, लेकिन वो दूसरे कंट्री में जो बिजनेस कर रही है वहां पर अपना ब्रांच तो खोलती है, या तो फिर सब्सिडारी कंपनी तो खोलती है, या तो फिर ऑफिस तो खोलती है वहां पर बिजनेस करने के लिए। इस तरह के कंपनी को हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। उसके बाद एट्थ कंपनी है ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिनका बिजनेस बहुत ही सारे कंट्रीज में होता है। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड बन जाता है, इंटरनेशनल कंपनी बन जाती है, इसलिए हम इसे ग्लोबल कंपनी कहते हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे काइंड्स ऑफ कंपनी। चलिए दोस्तों आज का हमारा लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अभी हमने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के मीनिंग्स जान लिए, लेकिन अब उसे हम डिटेल में और आराम तरीके से डिफरेंस समझेंगे दोनों कंपनीज के बीच में। आपके स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स दिख रहा होगा, बॉक्स में 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम एक्सपेक्ट का रहेगा, सेकंड कॉलम प्राइवेट कंपनी का रहेगा, और थर्ड कॉलम पब्लिक कंपनी का रहेगा। सो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है ओनरशिप। प्राइवेट कंपनी को ओन करते हैं प्राइवेट ओनर्स, लेकिन पब्लिक कंपनी को ओन करते हैं बहुत ही सारे ओनर्स, और जनरल पब्लिक ही इस कंपनी की ओनर रहती है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं या नहीं ये कंपनी। प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है बीएसई और एनएसई में। उसके बाद थर्ड है रेगुलेशन। प्राइवेट कंपनी के पास को फॉलो ज्यादा रेगुलेशन करना नहीं होता है, सिर्फ जो कंपनीज एक्ट में रूल्स रेगुलेशन दिए गए उसी को फॉलो करना होता है। लेकिन पब्लिक कंपनी जैसे लिस्टेड कंपनी होती है, सो इसे कंपनीज एक्ट के रूल्स फॉलो करते करते साथ ही साथ सेबी के भी रूल्स फॉलो करने होते हैं। उसके बाद फोर्थ है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने रहते हैं? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 रहते हैं और मैक्सिमम सिर्फ 200 रहते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 रहते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड रहते हैं। उसके बाद फिफ्थ है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। क्या अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक को बता सकते हैं? प्राइवेट कंपनी को नहीं बताना होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी जैसे पब्लिक कंपनी होती है इसे अपने डॉक्यूमेंट्स सारे बताने होते हैं पब्लिक को। उसके बाद सिक्स्थ है एक्सेस टू कैपिटल। अगर पैसे की जरूरत है तो दोनों कंपनी क्या करेंगे? प्राइवेट कंपनी को अगर पैसों की जरूरत है तो जो उनके इन्वेस्टर है उन्हीं के पास से पैसा उठाएगी, लेकिन पब्लिक कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो अपने शेयर्स इशू करेंगे नए पब्लिक को, नए पब्लिक अपना शेयर्स लेके पैसे पे करेंगे। उसके बाद सेवंथ है कंट्रोल। प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल करते हैं सिर्फ उसके प्राइवेट ओनर्स, लेकिन पब्लिक कंपनी को उसके शेयर होल्डर्स कंट्रोल करते हैं। लास्ट है लिक्विडिटी। अब क्या शेयर्स इसके बेचे खरीदे जाते हैं? प्राइवेट कंपनी के नहीं बेचे खरीदे जाते, लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचे खरीदे जाते हैं। सो ये थे दोस्तों हमारे 8 डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। चलिए अब तक हमने डिफरेंस समझा, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल है रिलायंस रिटेल लिमिटेड। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसके ओनर्स प्राइवेट है, लेकिन पब्लिक कंपनी जैसे एग्जांपल है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के आपको शेयर्स लिस्टेड होते हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तो एक पब्लिक कंपनी है। समझ गए दोस्तों प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस? आई होप चलिए आपको आज का टॉपिक, ये टॉपिक पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्लियर हो गया होगा, और जितने भी टॉपिक हमने आज की इस वीडियो में देखे वो भी आपको पूरे कवर हो गए होंगे, क्लियर हो गए। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और जैसे मैंने कहा था मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। वो पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या मतलब? वो पीडीएफ में आपको चैप्टर नंबर 1 पूरा फुल टॉपिक सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उस पीडीएफ में मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर हमारा काइंड्स ऑफ कंपनीज था, काइंड्स ऑफ कंपनीज के सिर्फ हमने यहां पर टॉपिक्स देखे, लेकिन वहां पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर वो पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ आपको 50 रुपीज पे करने हैं, और जो मेरे राइट में, मेरे जो लेफ्ट में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पे हाय और कौन सा पीडीएफ चाहिए सिर्फ आपको मैसेज करना है, और वहां पर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों ये तो हो गई पीडीएफ की बात। आप यहां पर लौट कर आ जाइए। मैं यहां पर क्या किया हूं दोस्तों, एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। जितने भी क्लासेस आएंगे उसके बाद जितने भी चैप्टर्स अपलोड होंगे वो सारे उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, और पार्ट 1 वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।